ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म नंबर 36। एफोरिज्म नंबर 36 जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग डिजीज कैन रिपेल ए वीकर न्यू एंड डिसिमिलर डिजीज, दिस इज नेचर्स प्रोटेक्शन नॉट क्योर। इसकी एलैबोरेशन है ये जो है ना, एफोरिज्म ये एक्सप्लेन करेगा जो एक इंपॉर्टेंट नेचुरल लॉ है ना, जिसको सिमिलर सिमिलिबस क्योरेंटर अपन कह रहे हैं, उसका किस तरह से जो है ना, जो दूसरे इसके डिसिमिलर वाले जो रूल्स है ना, उनका क्या इफेक्ट है उस पे है ये। तो पहले एफोरिज्म पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इफ द टू डिसिमिलर डिजीजेस मीट टुगेदर इन ह्यूमन बीइंग बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनन के अंदर ये पार्ट आ रहा है जहाँ पे आर्टिफिशियल डिजीज जो पेशेंट को या हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एज ए मेडिसिन दी जाती है, या नेचुरल डिजीज, एक डिजीज है दूसरी डिजीज हो जाती है, ये सीन चल रहा है ना कुछ एफोरिज्म से, तो उसकी आगे की कंटिन्यूशन है। वैसे तो ये सारे 5-10 रूब्रिक एक साथ 5-10 एफोरिज्म एक साथ पढ़े जाने चाहिए कंटिन्यूटी बने रहने के लिए, लेकिन उतना टाइम ही नहीं होता है और आप लोग बोर भी हो जाएंगे ना लगातार ऑर्गेनन से। तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन टू डिसिमिलर डिजीज मीट इन ए पर्सन, उस कंडीशन में जो होगा उसके ऊपर है ये रूब्रिक। तो क्या है, बी ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, दोनों वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, या और स्टिल मोर इफ ओल्डर वन बी दी स्ट्रोंगर, एल्डर वन जो पहले वाली थी वो स्ट्रोंगर है, या तो इक्वल स्ट्रेंथ की है या पहले वाली बीमारी स्ट्रोंगर है। The new disease will repelled by the old one from the body and not allowed to affect। नया रोग जो गया, नई डिजीज जो पेशेंट को मिली, वो अगर वीकर है या इक्वल है तो उसको इफेक्ट करना अलाउ ही नहीं करेगी, यानी कि उसको कुछ भी नहीं होने वाला। ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर क्रोनिक डिजीज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय मॉडरेट टर्मिनल डायसेंट्री और एपिडेमिक डिजीजेस। अगर पेशेंट को क्रोनिक डिजीज कुछ है ऑलरेडी तो उसको छोटी मोटी डायसेंट्री और एपिडेमिक इलनेस इफेक्ट नहीं करेगी। द प्लेग ऑफ द लेवेंट, ये हिस्ट्री उस टाइम की बात बता रहा है कि जब प्लेग वगैरह फैला था वहां पे जर्मनी में, अकॉर्डिंग टू लैरी, डॉक्टर का नाम है, डज नॉट ब्रेक आउट वेयर स्कर्वी इज प्रेवलेंट, जहां स्कर्वी थी वहां प्लेग नहीं हुआ। एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एक्जिमा आर नॉट इन्फेक्टेड बाय इट, एक्जिमा जिनको था उनको भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? प्लेग नहीं हुआ। रिकेट्स जेनर एल्गीज, ये डिजीज का नाम बताया हुए हैं, जेनर एल्गीज कुछ बोला होगा उस टाइम की बीमारी को। प्रिवेंट्स वैक्सीनेशन फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड, अगर किसी को रिकेटिस है और जेनर एल्गीज की इलनेस जैसे है तो उनको वैक्सीनेशन भी जो है इफेक्ट नहीं कर रहा है। Those suffering from pulmonary congestion are not liable to be attacked by epidemic fevers, जिनको ट्यूबरक्लोसिस अगर हो रखी है तो एपिडेमिक फीवर उनको इफेक्ट नहीं कर रहे थे। नॉट वेरी वायलेंट कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू वॉन हिल्डनब्रांड, ये वॉन हिल्डनब्रांड डॉक्टर का नाम है, इसने बोला है जो उस टाइम के पैथोलॉजिस्ट थे। समझो इसको, हनीमन सिंपली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब दो बीमारियां पेशेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं एक पर्सन में, केस क्या, पहले तो दोनों बीमारियां अगर इक्वल स्ट्रेंथ की है, इक्वल है, और दूसरी कंडीशन ये कि इफ एल्डर वन जो पुराने वाली बीमारी है वो स्ट्रोंगर है, तो न्यू डिजीज कैन नॉट एस्टेब्लिश एनी साइन और सिम्टम, वहां हो ही नहीं सकती, प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। तो स्ट्रोंगर एग्जिस्टिंग डिजीज जो है ना वो प्रोटेक्ट करेगी बॉडी फ्रॉम वीकर न्यू डिजीज। मैं आगे बताऊंगा आपको इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये यूं हमें रटी रटाई बातें लग रही है कि हाँ भाई ये है तो ये है, वो वीकर वाले नहीं होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज एंड में। एग्जाम्पल्स भी अपन ने देख लिए कि भाई अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक डिजीज है तो एपिडेमिक डिजीज नहीं होने वाली है, ठीक है। प्लेग है तो उन लोगों को जिनको स्कर्वी है तो प्लेग नहीं होने वाला, हुआ नहीं था उस टाइम, ठीक है। जो रिकेट्स थी तो वैक्सीनेशन ने इफेक्ट नहीं करा। ट्यूबरक्लोसिस किसी को ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो छोटे मोटे एपिडेमिक फीवर कफ वगैरह उनको नहीं होते हैं, ये वाला। अब है इसकी इंपॉर्टेंस क्या, जब दो डिसिमिलर डिजीज है ना तो वो दोनों में से एक को ब्लॉक कर देगी। ऑलरेडी अगर डिजीज स्ट्रोंगर एग्जिस्ट कर रही है तो बाहर वाली वीकर है, उसके लिए रास्ते बंद है। वीकर को वो आने से पहले ही रिपेल कर देगी, न्यू डिजीज को आने से पहले ही रिपेल कर देगी, यानी कि होने नहीं देंगी।
ये कंडीशन ध्यान रखना, आगे काम आएगी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो कैसे जाता है। जो डीप क्रोनिक डिजीज जो है ना वो वाइटल फोर्स पे ऑक्युपाइड है। तो वाइटल फोर्स जो है ना वो वीकर डायनामिक अफेक्शन से इफेक्टेड नहीं होता। इस वर्ड को भी ध्यान रखना, एंड में और काम आएगा। तो जब ऑलरेडी एक स्ट्रोंगर डायनामिक अफेक्शन वाइटल फोर्स पे एक्ट कर रहा है तो वीकर वाला एक्ट होने ही नहीं देती वाइटल फोर्स। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना, अभी थोड़ी काम आएगी। ऐसा ही वैक्सीनेशन क्यों नहीं काम कर रहे थे? क्योंकि क्रोनिक मायाजम ऑलरेडी एक स्ट्रोंगर मायाजम है जो कि स्मॉलर या छोटे वाले कंडीशन को, पहले हम वाइटल फोर्स कह रहे थे, अब हम मायाजम वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मायाजम अगर स्ट्रोंगर है तो वीकर मायाजम को इफेक्ट नहीं करने देता। अब सवाल ये उठता है कि हैनिमैन ने क्रोनिक डिजीज को ठीक करने की क्यों बोली, कि क्यों डायनामिक डिजीजेस जो मयाजमेटिक डिजीज है उसको ठीक किया जाना चाहिए, यानी कि मयाजम को क्यों ठीक किया जाना चाहिए। यहाँ ये वाली चीज शुरुआत हो रही है। हमने नहीं सोचा था कि इसका मतलब ये है क्या। अगर पेशेंट में मयाजम है तो एक्यूट इलनेस बार बार आ सकती है, आएगी, पेशेंट को थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी चले जाएगी, थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगी चले जाएगी। यानी कि ये एक्यूट इन्फेक्शंस जो है ना ये बार बार आने वाले हैं जब तक कि मयाजम को ठीक नहीं करेंगे, जब तक कि क्रोनिक डिजीज को ठीक नहीं करेंगे। तो प्रॉपर हेल्दी रिएक्शंस, यानी कि जो सही इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, सही डिफेंस रिएक्शंस उसमें हो नहीं सकते। इसलिए क्रोनिक मयाजमेटिक कंडीशंस को एनिहिलेट करना, जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। ये था कि डिसिमिलर डिजीज वो स्ट्रोंगर है, वो जो डिजीज वहां पे है उस डिजीज को वीकर वाले यानी कि लो पोटेंसी या छोटी बीमारियां भी, यहाँ पोटेंसी भी मैंने ऐड कर दी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मयाजमेटिक इलनेस या कोई बड़ी बीमारी पेशेंट के अंदर है तो लो पोटेंसी यानी कि मदर टिंचर, ट्राइचुरेशंस, लो पोटेंसी उनको नहीं ठीक कर पाती। यहाँ हमने ये भी सीख लिया। तो क्रोनिक डिजीज को क्यों ठीक करना है पता चल गया, और पोटेंसी एप्रोप्रिएट क्यों देना जरूरी है ये भी यही है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने लो पोटेंसी की मेडिसिन दी तो वीकर डायनामिक अफेक्शन बन जाएगी उसके लिए। अब एलोपैथी की तो मामला ही सिंपल है कि वो तो कॉन्ट्रेरी मेडिसिन देते हैं, अपोजिट देते हैं, उनका लव सिमिलर से कोई लेना देना नहीं है, और वो जो अगर डिजीज प्रोड्यूस करते भी हैं तो वो सिमिलर ही नहीं होती है। तो एलोपैथी से तो हमें कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। पहली बात तो वो आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, अगर करी तो उनकी मेडिसिनल डिजीज होती है जिसका कोई लंबा चौड़ा अस्तित्व नहीं होता, और वो डिसिमिलर होती है तो वहां इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए एलोपैथिक दवाई से क्योर नहीं होगा और केवल मास्किंग ऑफ सिम्टम्स होगी, ढकना, सिम्टम्स का ढका जाना, मास्किंग ऑफ सिम्टम होगी। तो एलोपैथी तो इतना सुपरफिशियल सा काम करती है। अगर हम हैनिमैन की इस बात को भरोसा करते हैं और ये भरोसा करने लायक है तो एलोपैथी तो कुछ भी नहीं है। तो टेम्परेरी रिलीफ या क्योर भी वो क्या ही करेंगे, मतलब कितना सा मास्क करेंगे, क्या करेंगे, तो वो केवल फीवर को उतार देना, डिस्चार्जेस को रोक देना, इन्फ्लेमेशंस को सो कॉल्ड तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देना, पेन वेन को रिलीफ दे देना, सो कॉल्ड क्विक रिलीफ के रूप में वो इतना कर सकते हैं। और जैसे ही उनके इफेक्ट वेनिश हुए गए तो डिजीज तो वापस आ ही जाती है, अगर वो स्ट्रोंगली सप्रेस कर दिए तो भी। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग किया तो भी। तो सिम्टम्स का सप्रेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से ये लोग करते हैं, क्योंकि वो डिसिमिलर है तो उनका एक्शन एग्जॉस्ट होने ही वाला है। तो डिजीज जो रियली जो वाइटल फोर्स की डिरेंजमेंट है, जो डायनामिक अफेक्शन है, वो तो पेशेंट में अनचेंज्ड ही पड़ा रहता है। ठीक है, आर्टिफिशियल डिजीज जो डिसिमिलर है वो उसको ठीक नहीं कर सकती है। तो ड्रग जो एलोपैथी वाली है उसको बंद करने के बाद में डिजीज रीअपीयर हो ही जाती है विद ग्रेटर इंटेंसिटी, डीपर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट एंड चेंज इन दी सिम्टम्स के साथ में। तो ये अपन देखते हैं ना जो स्टेरॉइड्स के बारे में जो पेशेंट की कंडीशन होती है जिसको हम स्टेरॉइड रिबाउंड कह देते हैं, ये होता है। ठीक है, क्रोनिसिटी होती है आफ्टर रिपीटेड एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स, ये हमने देखा है। और इनक्योरेबल केसेस सप्रेशन कर करके वो मोर इनक्योरेबल बना देते हैं।
तो एलोपैथी और होम्योपैथी का ये वाला बेसिक सा डिफरेंस था। ठीक है, तो एलोपैथी वाले डिसिमिलर यूज करते हैं, हम सिमिलर ड्रग यूज करते हैं, वो सप्रेस करते हैं, हम डिजीज को रिमूव करते हैं, वो पेशेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं, उसको टेम्परेरी रिलीफ देते हैं एलोपैथी वाले, हम परमानेंट क्योर देते हैं। तो नेचर हर सेल्फ शोज दैट ओनली सिमिलर डिजीज कैन रिप्लेस एंड क्योर नेवर डिसिमिलर वन, ये हैनिमन ने 36 में कंक्लूड किया हुआ है। ये जो एफोरिज्म है ना, अब इसकी इनसाइट अंदर इसके हमने क्या देख लिया, जो रिकरेंट इलनेस होती है एलोपैथिक दवाई लेने के कारण, उसका कारण हमारे सामने आ गया कि वो ओनली मास्क करते हैं इलनेस को, और अगर हमारे द्वारा भी मयाजम ठीक नहीं हुआ तो इलनेस दोबारा आएगी। उसकी वजह इस एफोरिज्म के अंदर है कि ये जो हमने आर्टिफिशियल डिजीज दी वो प्रॉपर से स्ट्रोंग नहीं थी। हो गया ना क्लियर कि रिकरेंट इलनेस क्यों होती है, सप्रेशन ऑफ सिम्टम क्यों होते हैं, वो भी हमारे को क्लियर हो गया कि हमने केवल मास्क किया है, ढका है, पेन किलर दिए हैं, ये ओनली सिम्टम्स को ऊपर से रोकना, लीपापोती करने जैसा हो गया। अगर बार बार स्टेरॉइड और ये स्ट्रॉन्ग एलोपैथिक मेडिसिन दे दी जाए, उनसे डिजीज डीपर शिफ्ट हो जाती है, खास करके स्किन डिजीज को सप्रेस कर देने के बाद में। और यही कारण है लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी के। जब तक मयाजम को नहीं ठीक किया जाएगा, जब तक इनर मोस्ट डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक बार बार बीमारी आएगी, लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन ट्रीटमेंट रहने वाली है। तो एफोरिज्म नंबर 36 जो है, ये एलोपैथी का जो क्रिटिसिज्म है वो इसमें दिखा रहा है, और डिसिमिलर मेडिकल सब्सटेंसेस से क्या होता है वो दिखा रहा है, पोटेंसी अगर प्रॉपर नहीं है उसको भी इस एफोरिज्म में दिखाया गया है। तो नेचर का जो लॉ है उसको वायलेट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ये रिजल्ट रहे सामने। ठीक है, तो दिस वाज एफोरिज्म नंबर 36 बाय डॉक्टर सैमुअल हैनिमन।